हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। तो आज हम लोग देखेंगे 100 मिनट में 100 क्वेश्चंस, यानी कि यूजीसी नेट हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस को हम लोग 100 मिनट्स में देखेंगे, ताकि आप बहुत ही कम समय में जो भी पीवाईक्यूज है उसका एक जो है कि निचोड़ ले सके। आपको बहुत ही कम समय में पूरा पीवाईक्यू का एक ओवरऑल आपको जो है कि समझ हो जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और किन क्वेश्चन को आपको ज़्यादातर ध्यान देना है। इससे पहले भी मैंने यूजीसी नेट के बहुत सारे पीवाईक्यूज चैनल पे कराया है, उनका काफ़ी डिटेल में सोल्यूशन है। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की वीडियो है। तो अगर आप अभी तक उन वीडियो को पीवाईक्यूज को सॉल्व नहीं किए तो जरूर से बीएचयू वाले चैनल को विजिट करके वो पीवाईक्यूज वीडियोस देख लीजिए। उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की डिटेल सोल्यूशन में जो है कि पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने पेपर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लिए, उसे भी देख सकते हैं आप। बहुत ही इजी वे में कोई भी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। और पेपर 2 में भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के वन शॉट में वीडियोस दिए हुए हैं, यानी कि हिस्ट्री के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पेपर है वो है 28/6/2025, यानी कि जून 2025 के पेपर के ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियोस दी थी वो दिसंबर, इससे पहले जो अभी जस्ट वीडियो गया है वो दिसंबर 2025 की वीडियो थी। और आज हम लोग जून 2025 के क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे एक क्विक रिस्पॉन्स के साथ, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कौन से कथन सत्य है। ठीक है, समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश का शासन था, जिसे भारत का नेपोलियन किसने कहा था, विंसेंट आर्थर स्मिथ इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसकी दक्षिण विजय उत्तर विजय के बारे में आपको पता ही होगा। तो उसको किस नामों से जाना जाता है, दक्षिण विजय और उत्तर विजय को, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसकी प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद में प्रयागराज में, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उससे क्वेश्चन है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है कौन सा कथन है। यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है, यानी कि चंपू शैली में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। संपूर्ण प्रशस्ति एकल विशाल वाक्य से बनी है, एक ही विशाल पत्थर से बना हुआ है, बिल्कुल सही है। प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का वर्णन एक महान संगीतकार के रूप में किया गया, बिल्कुल सही। और इसने जो सिक्के चलाए हैं, वीणा प्रकार के सिक्के, उससे भी ये इतिहासकार उसे देख के कहते हैं कि हाँ, इसने जो इसकी शासक की संगीत में रुचि थी। ठीक है, उसके बाद है यहाँ दर्शाई गई सैन्य विजयों ने कालिदास के रघुवंश के लिए मॉडल का काम किया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अभिलेख में समुद्रगुप्त के सिंहासन प्राप्ति के संघर्ष को वर्णित किया गया है, तो बिल्कुल नहीं। और कहा जाता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त की पत्थर पर उत्कीर्ण की हुई आत्मकथा भी इसे कहा जाता है। तो इस तरह से आपका पहला आंसर ए बी सी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है वो फिर से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कई सारे स्टेटमेंट दिए हुए, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक, पहला है दीदारगंज यक्षी मौर्य कला से संबंधित है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है साक्षी धड़ प्रतिमा प्रख्यात गुप्त मूर्ति है, बिल्कुल सही है। सुल्तानगंज बुद्ध गुप्त कालीन है, बिल्कुल सही है। और धर्म चक्र मुद्रा में सारनाथ बुद्ध गुप्त जो है कि जो सारनाथ के बुद्ध है वो गुप्त मूर्ति कला का नमूना है, बिल्कुल सही है। और एलिफेंटा में त्रिमूर्ति शिव गुप्त शैली से संबंधित है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद है किनके अनुसार वासुदेव बलवंत फड़के को भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। सजीव सान्याल, आरसी मजूमदार, विंसेंट चिरोल और मनमथ नाथ गुप्ता, तो वो है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार कहते हैं कि जो बलवंत फड़के थे वो भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के जनक थे। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा है वेदांत सूत्र पर रामानुजाचार्य की टीका जिसने विशिष्टाद्वैत दर्शन को प्रतिपादित किया, क्या कहलाती है। ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन आपको दिखे। तो वेदांत सार, श्रीभाष्य, महासूत्र भाष्य और अनुव्याख्या। अब ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। अब क्यों?
क्योंकि ये जो क्वेश्चन ये यूजीसी नेट में कंटिन्यू आपको पीवाईक्यू के रूप में देखने को मिलेगा। कभी इनकी जो टीका है उससे क्वेश्चन आ जाएगा, तो इन्होंने कभी जो दर्शन दिया है उससे क्वेश्चन आ जाएगा। द्वैतावाद, शुद्ध द्वैतावाद, अद्वैतवाद, जितने भी आपकी ये दर्शन है इनके प्रोपंडर्स को जरूर जान लीजिए कि कौन इसके फाउंडर है, किसने इस दर्शन को दिया हुआ है, क्या है इस दर्शन में। और ये दर्शन जितने भी हैं बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये किस क्या कहलाती है? श्रीभाष्य। ये आप देखेंगे जब जून 2024 में पेपर हुआ था उसमें ये एक पैराग्राफ के रूप में इनसे पूरा रामानुजा से रिलेटेड पूरा पैराग्राफ ही आ गया था, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो रामानुजाचार्य और उनकी श्रीभाष्य और उनका विशिष्टाद्वैत दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी दर्शनों को जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं क्योंकि हमें 100 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं। 4th क्वेश्चन पे थे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के समकालीन उदयन निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थे? ठीक, भरत, वत्स, जात्रिक, कुरु। तो किससे संबंधित थे? भरत राजवंश से संबंधित थे। उसके बाद नेक्स्ट आपका मैचिंग से क्वेश्चन है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम टू दी फॉल ऑफ विजयनगर, द इंडियन मुसलमान रिवोल्यूशनरीज, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडियन विन इट्स फ्रीडम। ठीक, द एक्सट्रीमिस्ट चैलेंज इंडियन बिटवीन 1819 एंड 1910। तो इसको आपको मैचिंग में करना है। तो सबसे इजी अगर देखिए, सबसे ज्यादा नोन है और इसका एक रीजन भी माना जाता है भारत के विभाजन का, तो किसकी बुक है? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की बुक को भी रीजन माना जाता है कि ये भी एक विभाजन का, भारत पाकिस्तान के विभाजन का कारण बनी थी। तो बी का अगर एक मिलाए, ठीक, तो इस तरह से 3 ऑप्शन है। उसके बाद ये प्री हिस्टोरिक टाइम थे, फाइल ऑफ विजयनगर के नीलकंठ शास्त्री की है। इस तरह से ये दोनों कट हो जाते हैं और ये दोनों, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ये दोनों सेम सेम हो गए। उसके बाद देखिए अगर हम लोग द इंडियन मुसलमान हो गया आपका ये, फिर उसके बाद आपका है रिवोल्यूशनरीज दी अदर स्टोरी ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा अमलेश त्रिपाठी का, और ये इंडिया बिटवीन आपका संजीव सरन्याल का। तो इस तरह से फर्स्ट जो है कि आपका सही हो जाता है। ठीक, सॉरी फर्स्ट नहीं, थर्ड सी का सेकंड होगा और एक मिनट डी का 4 होगा। थर्ड इसका आंसर सही है। वेट, प्री हिस्टोरिक नीलकंठ शास्त्री, इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर, उसके बाद रिवोल्यूशनरीज हो जाएगा संजीव सरन्याल, और एक्सट्रीमिस्ट चैलेंज अमलेश त्रिपाठी। तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी अभिधम्य 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिधम पिटक की 7 पुस्तकों सत प्रकरण में शामिल नहीं है? ठीक है, जो 3 पिटक है, सुत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ठीक, तो क्वेश्चन आया था एक बार इलाहाबाद के सीटीपीसी एग्जाम में कि कौन से त्रिपिटकों में शामिल नहीं है। त्रिपिटक अलग है, त्रिरत्न अलग है, ठीक है, याद रखिएगा। तो वही त्रिपिटकों में से अभिधम पिटक है जिसके 7 पुस्तक है, जिसके अंदर आती है। कौन सा उसमें नहीं शामिल है? धम्म संगिनी है, कथावतु है, पुग्गल पन्नति है, महानिदेश नहीं है। ठीक, तो इसको रट जाइएगा इन 3 बुकों का। बाकी बुक को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आगे, निम्न में से किसने साप्ताहिक सधर्म प्रचारक शुरू किया था? लाला लाजपत राय, लाला हंसराज, लाला मुंशीराम, पंडित गुरुदत्ता। किसने ये स्टार्ट किया था? तो पंडित गुरुदत्ता ने साप्ताहिक सधर्म प्रचारक शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से मैचिंग के क्वेश्चन है। दयानंद सरस्वती, कन्हैया लाल, अलखधारी, श्रद्धाराम, मदन मोहन मालवीय। ठीक, तो यहाँ पे दिया है हिंदू धर्मोपदेश, गौ करुणा निधि, और उसका चिरागे हकीकत, धर्म रक्षा, चिरागे हकीकत। ऐसे 4 आपके बुक दिए हुए हैं और इधर लेखक के नाम दिए हुए हैं। चलिए इनको देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे दयानंद सरस्वती का गौ करुणा निधि, ए का सेकेंड। ठीक है, तो ये और ये ऑप्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कन्हैयालाल अलखधारी का आपका हो जाएगा चिरागे हकीकत, श्रद्धाराम का हो जाएगा आपका धर्म रक्षा, और मदन मोहन मालवीय का हिंदू धर्मोपदेश। तो ये जो है कि सही है। ओके, अगला क्वेश्चन बेबल योजना है। बेबल योजना और शिमला सम्मेलन के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, ये हमारा
क्वेश्चन तो स्टेटमेंट तो आपको मैंने बताया था कि अलग अलग पैटर्न है यूजीसी नेट के, जो बच्चे पहली बार दे रहे होंगे वो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहला है वेवल योजना ने लेबर पार्टी सहित ब्रिटिश राजनीतिक दलों का एक मत समर्थन प्राप्त किया, बिल्कुल सही है। सभी लोग कमेंट में बताएंगे वेवल योजना कब आया था। ठीक, सम्मेलन में सिखों का प्रतिनिधि मास्टर तारा सिंह ने किया, बिल्कुल सही है, ए बी सही हो गया। ठीक, उसके बाद है मुस्लिम लीग ने प्रस्तावित कार्यकारी परिषद के लिए नामों की सूची प्रस्तुत करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। वेवल ने कांग्रेस और यूनिविस्ट पार्टी में से एक एक सदस्य तथा अन्य सदस्य मुस्लिम लीग से चयनित करने का प्रस्ताव दिया, ये गलत है। सम्मेलन असफल हो गया क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम दोनों लीग दोनों प्रस्तावित कार्यकारी परिषद में बराबर संख्या में मुस्लिम सदस्य चाहते थे, ये भी गलत है। तो इस तरह से थर्ड इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो यूजीसी नेट का फेवरेट, और आपको इसको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, आपको ईयर्स को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसको देखिए अगर तो सबसे पहले कुर्ग का अधिग्रहण हमें देखने को मिलेगा, फिर 1843 में सिंध का विजय होगा नेपियर के उसमें, फिर द्वितीयांग्ल सिख युद्ध होगा 48 से 49 में। ठीक, उसके बाद आपका द्वितीयांग्ल बर्मा युद्ध होगा 52 के करीब होता है। ठीक है, और ये अवध का अधिग्रहण होगा 56 में। ठीक, तो सी सबसे लास्ट होगा, फिर उसके बाद ये देखेंगे तो होगा तीसरा से फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, मैचिंग के क्वेश्चंस है, इसको देखते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी मदन मोहन मालवीय और इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो ए का सेकेंड हो गया यहाँ पे, ठीक, और बी का एक, तो ये दोनों हो गया, सी का 4। इस तरह से सेकेंड आंसर इसका सही है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस तरह से सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से सूची सम्मिलित करने के लिए पुस्तक और लेखक का नाम, और ये बहुत ज्यादा पूछा होगा, इसे जितने भी इसमें बुक है वो सभी यूजीसी नेट की फेवरेट बुक है, पूछा हुआ है। खुलासत तवारीख रियाज सलातीन मुंतक उलवा व सियारुल मुख्तरीन, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे खुलासत तारीख आपका सुजान राय भंडारी का है, रियाज सलातीन आपका यहाँ पे हो जाएगा गुलाम हुसैन सलीम का है, सॉरी हाँ गुलाम हुसैन सलीम का है। उसके बाद मुंतकिला खफीका का और सियारुल मुख्तरीन गुलाम हुसैन का है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका पहला इसका सही हो जाएगा। ठीक, 3 हो जाएगा, 3, 2, 1 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार कुप्याध्यक्ष किसका प्रभारी होता था। जितने भी आपके अध्यक्ष हैं उस पे मैंने 1 साइड पे जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थ मतलब विभाग और अध्यक्ष है यानी कि अधिकारी मौर्य काल में, उस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, 4 से 5 मिनट की बस वीडियो है, तो आप लोग जरूर से उसको देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। बीएचयूएल ऐप को भी विजिट कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके वन उत्पाद से संबंधित है कुप्याध्यक्ष। ठीक, उसके बाद अगला है कि सौंधा शब्द का अर्थ क्या है। तो आप सभी को पता होगा कृषि ऋण से संबंधित है, लोन दिया जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था दीवाने कोही नामक एक विभाग। ठीक है, दीवाने कोही नामक एक कृषि विभाग, इसी के तहत तकावी एवं सौंदर्य ऋण कृषकों को दिया जाता था, जिससे अच्छी वो कृषि कर सके और अच्छी पैदावार होगी तो अच्छा राजस्व जो है कि हम लोग वसूल कर सकेंगे। ठीक, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि परमार शासकों को उनको शासन के कालक्रम से लगाना है। ठीक, तो 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपका ऑप्शन है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे लास्ट में यहाँ पे भोज होंगे। ठीक, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में ये है। ठीक, सबसे पहले कृष्णराज होंगे। ठीक, उसके बाद सियाक हर्ष होंगे। ठीक, उसके बाद वागपति मुंज, सिंधुराज और भोज। ठीक, तो इस तरह से थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि पुराण नीति शास्त्र में कौन सा कथन पुराण नीति शास्त्र के अनुसार सही है। ये क्वेश्चन है हमारे पुराणों से संबंधित। ठीक, तो यहाँ पे कि पौराणिक देवता अग्नि में आहुति द्वारा पूजे जाते थे, मतलब हम लोग यज्ञ करते थे और इस तरह से समझते थे कि उन्हें हम लोग आहुति दे दिए, जो भी उनका चढ़ावा है वो दे दिए। पूर्वजों को तर्पण द्वारा प्रसादित किया जाता था, बिल्कुल सही है।
संन्यास वह चरण है जिसमें ज्ञान अर्जित होता था, बिल्कुल गलत है, ज्ञान अर्जित इसमें नहीं होता था, ठीक है। वानप्रस्थ त्याग की अंतिम अवस्था से पूर्व का चरण है, बिल्कुल वन में जाना, और ब्रह्मचर्य के लिए कोई विशेष नियम नहीं थे, है गलत है, बिल्कुल नियम थे, तो ए बी डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत नाटक स्वप्नवास व दत्ता किसके लेखक है, मतलब स्वप्नवास व दत्ता के लेखक कौन है, तो ये है भास, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, फिर से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, कालक्रम से लगाने के लिए, और ये जितनी भी आपकी समितियां दिख रही है सबकी टाइमलाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, बहुत पास पास है, ठीक। आप सबसे पहले देखेंगे 1909 में मित्र मेला की स्थापना हुई है नासिक में, फिर मिदनापुर सोसाइटी की स्थापना होगी, फिर सतीश चंद्र बसु द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना होगी, फिर अभिनव भारत की स्थापना होगी, ठीक है, और उसके बाद ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना होती है इसके जस्ट बाद ही, ठीक। तो ये 5वें नंबर पे, ये सबसे लास्ट में होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर से एक सूची है मैचिंग करने के लिए, चिटनीस, दाबीर, पंडित राव, वाक्यानवीस, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चिटनीस, चिटनीस का चिट्ठी से कर सकते हैं, पत्राचार, ठीक है। और उसके बाद पंडित राव का आप देखेंगे कि वाक्यानवीस घरेलू कार्य, पंडित राव दानार्थ, और दाबीर विदेशी मामलों से संबंधित था, ठीक। तो इस तरह से आप देखेंगे अगर, तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। चलिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष अस्तित्व में आया था, ठीक। ये भी कई बार इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ कोलकाता, मद्रास बैंक, इनकी स्थापना कब हुई थी, इससे क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा 1921, ठीक है। असहयोग आंदोलन का दौर चल रहा था, उसी समय इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। उसके बाद है, जापान में रास बिहारी बोस और सुन यात सेन के बीच बैठक की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, भगवान सिंह, विंसेंट क्राफ्ट, ज्योतिन्द्रनाथ मुखर्जी और प्रमथनाथ गुप्ता। तो भगवान सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ते हैं। भक्ति उपासनावाद के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है हमें, ठीक। तो रामानुजा ने लिंगायत आंदोलन को पुष्पित पल्लवित करने के लिए तांत्रिक प्रथाओं की वकालत की थी, ठीक। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। कौन सा कथन सही है, तो ये ए जिसमें भी ये कट हो जाएगा। फिर है, वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति की महत्ता के बारे में जागरूकता सृजित की, रामदास ने राम की पूजा प्रचित की, वरकरी संप्रदाय में जाति भेदभाव नहीं किया जाता था, किंतु संप्रदाय में प्रवेश केवल पुरुषों तक सीमित था, शैव मत 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में सतत था, ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन, तो इस तरह से हम देखेंगे तो बी, सी और डी होगा, और ये गलत है कि पुरुषों तक सीमित था, वरकरी में जो है कि महिलाओं का भी जो है कि आना था। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। भगवत गीता, महाभारत, हर्षचरित, बाणभट्ट, मिलिंद पन्नो आपका बौद्ध धर्म, और पौचर्यम जैन धर्म, ठीक है। और ये याद रखिएगा, इसे जैनों का रामायण बोलते हैं, जैनों का रामायण। 22 में पूछा हुआ यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, और विमल सूरी ने इसको लिखा है, ठीक है, विमल सूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर से एक मैचिंग का क्वेश्चन है, तो सखाराम, गणेश देवेस्कर, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, सरला देवी, स्वदेशी भंडार, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, लक्ष्मीर भंडार देशेर कथा, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, सब एक ना एक बार यूजीसी नेट पे पूछे हुए हैं। यहाँ पे गणेश देवेस्कर देशेर कथा है, रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी भंडार है, अरविंद घोष न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड है, सरला देवी लक्ष्मीर भंडार है, ठीक है। और इस तरह से आपका सेकेंड सही होता है, ठीक है। अब हम आपको इससे पहले जब 2025 का दिसंबर का पीवाईक्यू करा रहे थे, आपको बोले थे कि जो हमारे 16 संस्कार है, जो हमारे ग्रंथों में वर्णित विवाह के प्रकार है, आप उसको जरूर से देख लीजिएगा। आप देखिए, ये 16 संस्कारों में ही आते हैं, ये जो संस्कार है, पुंसवन, स्नातक, सीमांतोयन और समावर्तन। अब पूछ रहा है कि इन संस्कारों में क्या होता है, तो इसलिए अगर अभी तक आपने 16 संस्कारों को एक जगह लिखा नहीं है, देखा नहीं है, तो बीएचयू वाले चैनल को विजिट करें, वहां पर मैंने 16 संस्कारों को एक अलग तरीके से 5-10 मिनट में बिल्कुल अच्छे तरीके से एक जगह बताने का प्रयास किया है। तो जरूर से आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, आपको कभी नहीं भूलने वाला है 16 संस्कार। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पुंसवन, तो पुरुष मतलब जब लोग चाहते हैं कि हमें पुरुष की प्राप्ति हो, तो पुंसवन संस्कार किया जाता है, ठीक है, अनुष्ठान किया जाता है, ठीक। उसके बाद स्नातक क्या होता है, वह जिसने स्नान किया है, ठीक। उसके बाद है सीमांतयन, तो गर्भ में बालक की सुरक्षा के लिए किया जाता है। समावर्तन विशेष गृह आगमन अनुष्ठान है,
ठीक है, तो ये सेकेंड आंसर है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ढक जा रहा है ना। 27 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्णानंद ने अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी का निर्माण प्रस्तावित करने वाला एक पर्चा अप्रैल 1934 में प्रकाशित किया था। इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। ठीक है, संपूर्णानंद, इन्हीं के नाम पे आप देखेंगे 1793 में संपूर्णानंद संस्कृत कॉलेज खोला गया था वॉरेन हेस्टिंग के समय। ठीक है, अभी बनारस में स्थित है ये। तो कौन सा कथन इसके बारे में सही है, ये बताना है हमें। ठीक, तो अस्थायी समाजवादी कार्यक्रम निर्मित करते समय इन्होंने भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि निरंतर अपने समक्ष रखी, बिल्कुल सही है। उन्होंने लेनिनवाद का अनुसरण करने का प्रयास नहीं किया, बिल्कुल सही है। प्रस्तावित पार्टी का तत्काल लक्ष्य डोमिनियन दर्जा प्राप्त करना था, जबकि एक दशक बाद पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य था, ये गलत है। इसने बिना किसी मुआवजे की जमींदारी समाप्त करने का प्रस्ताव किया था, गलत है। इसने धार्मिक स्वतंत्रता की मांग की थी, बिल्कुल सही है। तो ए बी इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे है, परिवर्तनों के सूत्रपात को कालक्रम से व्यवस्थित करे। गवर्नर जनरल उसकी परिषद में जो जो चेंजेस हुए हैं उसको कालक्रम से लगाना है। गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से कम नहीं होगी और 16 से अधिक नहीं होगी, ये बहुत बाद में एक्ट में किया गया था। इंग्लिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उपनिवेश में संप्रभु राजनीतिक प्राधिकार की मान्यता प्रदान की। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारतीय विधायी परिषद में सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। महारानी को भारत की सामग्री की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक, 1858 में। ठीक, और संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों पर प्राधिकार को विनिर्दिष्ट किया था। सबसे पहले देखेंगे आपको तो यही आएगा। ठीक, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों पर प्राधिकार को विनिर्दिष्ट किया। ठीक, उसके बाद आपका सेकेंड आएगा, इंग्लिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब कि राजनीतिक अधिकार की मान्यता दी। ठीक, उसके बाद उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारतीय विधायी परिषद के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। महारानी को सामग्री घोषित किया गया और फिर उसके बाद आपका आएगा गवर्नर जनरल में 10 से 16 की गई आगे के एक्टों में। तो चौथा इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सबसे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है कि महाभाष्य का लेखक कौन है। आप सभी को पता है कौन है, पतंजलि जी है। ठीक है, पतंजलि महाभाष्य के लेखक है। आगे, किस अधिनियम में मुक्त व्यापारियों, बेथमी सुधारवादियों और इवांजेलिकल की मांगों को समाविष्ट किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1813 के एक्ट में जो भी था, उपयोगितावादी और इनका सुधार की मुक्त व्यापार हमें करने दिया जाए। और इसी एक्ट के तहत आपको पता होगा कि जो एकाधिकार था भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको समाप्त कर दिया जाता है और उसका व्यापार कहाँ तक, चाय और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित कर दिया जाता है और 33 में पूर्णतः बंद कर दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे है। नौपाषाण स्थल टी नरसीपुर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो कहाँ है, कर्नाटक। ठीक है, जितने भी आपके साइट्स है जरूर से आप देख लीजिएगा। मेनली कर्नाटक वाला तो पूछता ही पूछता है क्योंकि कर्नाटक में ज्यादातर साइट देखने को मिलता है। तो आप जरूर से देख लीजिएगा कि कौन सी साइट किस स्टेट में है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, अगला, कितने कारोबारियों ने बॉम्बे घोषणा पत्र कब हुआ था, 1936 पर हस्ताक्षर किए थे, जो नेहरू के समाजवादी विचारों के उपदेशों का खुला अभियोग पत्र था? 18 ने, 19 ने, 20 ने, 21 ने। तो कितने ने किया था, आपके 21 लोगों ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में गिल्ड और कॉर्पोरेट निकायों के बारे में कौन से कथन सत्य? गिल्ड जो है कि एक व्यापारिक निकाय, तो बहुत आप बार बार देखेंगे आप, जिससे क्वेश्चन भी आता है। तो श्रेणी दस्तकारी गिल्ड थी, बिल्कुल सही है। ज्येष्ठक या श्रेष्ठक गिल्ड अथवा कॉर्पोरेट निकाय के प्रमुख थे, बिल्कुल सही है। मुख्य व्यापारी सृष्टि कहलाते थे, बिल्कुल सही है। कार्य चिंतक व्यापारियों का समूह था, गलत है। पूगा व्यापारियों की परिषद थी, ये भी नहीं है। ये है इसका सही आंसर। अब उसके बाद है आपका कालक्रम से लगाना है। कलकत्ता में हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना हुई। लाहौर में विश्वविद्यालय कॉलेज की स्थापना हुई 1846 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया
अंटारा आयोग की स्थापना 1882 में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में। ठीक, तो अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा कलकत्ता में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, फिर लाहौर कॉलेज की स्थापना होती है। ठीक, तो इस तरह से आ जाएगा आगे A B। ठीक, उसके बाद आपका D आएगा, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय आएगा, और फिर आपका ये आएगा 5वीं पे। तो C सबसे लास्ट में होगा ABDEC। ठीक है, 34 का 4 हो जाएगा। उसके बाद है राघवन का हरिश्चंद्र काव्यम किस भाषा में लिखित है? प्राकृत में, पाली में, बंगाली में, कन्नड़ में। ठीक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो किसमें? कन्नड़ में लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद कुछ आपके संगठन है, उनको कालक्रम से लगाना है। परमहंस मंडली, ठीक है, कुंभकोणम की अद्वैत सभा, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रहनुमाई मजदायशन सभा। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे परमहंस हम मंडली की स्थापना बम्बई में होती है, फिर रहनुमाई मजदायशन सभा की स्थापना होगी, प्रार्थना समाज की स्थापना होगी, आर्य समाज की, और फिर कुंभकोणम की अद्वैत सभा। इस तरह से 4 इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन देवराय के बारे में उल्लेख करता है कि इस परिवर्तित राजकुमार के नियंत्रणाधीन 300 पतन थे, जिनमें से प्रत्येक कालीकट के समतुल्य था। 300 पतन था, और सारे पतन उसी तरह से भव्य, उसी तरह से अच्छे मैनेज किए जाते हैं जिस तरह से कालीकट था, और ये अब्दुल रज्जाक कहता है। ठीक है, फारस का है अब्दुल रज्जाक। अब उसके बाद एक चोलों से संबंधित घटनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर में बनाया गया, राजेंद्र को युवराज उद्घोषित किया गया, राजेंद्र ने अपनी सेना को पश्चिमी चालुक्यों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उसके बाद मदुरै नवीन चोल उपशाही वाइसरायट का मुख्यालय बन गया, राजेंद्र ने श्री विजय के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। ठीक है, इसको हमें कालक्रम से लगाना है। ठीक, तो सबसे पहले राजेंद्र ने अपनी सेना पश्चिम चालुक्य पे आक्रमण करने का आदेश दिया, फिर राजेश्वर मंदिर तंजावुर में बनाया गया, फिर राजेंद्र को युवराज घोषित किया जाएगा, फिर उसके बाद मदुरै में नवीन चोल शाही का मुख्यालय बनेगा राजेंद्र के काल में। ठीक, उसके बाद आपका 5वां, राजेंद्र ने श्री विजय के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। इसमें से 3rd सही है। आपको पता होगा कि राजेंद्र प्रथम के पिता थे। ठीक है, कौन सा सही है? मेघादिति ने विधि पर लिखा है, बिल्कुल सही है। सारंगधर ने व्याकरण पर लिखा है, गलत है, बी नहीं होगा। ठीक, उसके बाद है भोजराज ने खगोल विद्या राजनीति पे लिखा है, बिल्कुल सही है। भट्टोत्पल ने आपका खगोल विज्ञान पे लिखा है, बिल्कुल सही है। श्रीधर ने गणित पे लिखा है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से 3rd इज करेक्ट आंसर, ACD। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी अपने ऊपर इस पुस्तक का जादुई प्रभाव इस प्रकार वर्णित करते हैं। मैं भीड़ में उठा और इन सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने के लिए तैयार था। ठीक, तो किससे? लियो सिल्सटी की द किंगडम ऑफ गॉड इज विद यू, जॉन रस्किन की अंटू द लास्ट, हार्वर्ड विलियम की द इथिक्स ऑफ डाइट, हेनरी समनर की विलेज कम्युनिटीज इन द ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये हो जाएगा जॉन रस्किन की अंटू द लास्ट। ठीक है, उसके बाद समाचार पत्रों को कालक्रम से लगाना है। इंडियन ओपिनियन, अभ्युदय, लीडर, यंग इंडिया, इंडियन सोशलिस्ट। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो इंडियन ओपिनियन आएगा। ठीक, तो ये खत्म हो गया। उसके बाद आपका इंडियन सोशलिस्ट आएगा। ठीक, 2, तो इसमें से ये भी खत्म। उसके बाद आपका अभ्युदय आएगा। ठीक, तो बी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर सी आएगा लीडर, फिर यंग इंडिया सबसे लास्ट में आएगा। ठीक, इसके बाद एक कौन से कथन सत्य है? विष्णुगुप्त एक पल्लव राजा था, बिल्कुल सही है। कीर्तिवर्मन एक चालुक्य शासक था, बिल्कुल सही है। यशोविग्रह एक कलचुरी राजा था, बिल्कुल गलत है। इंद्र एक राष्ट्रकूट राजा था, बिल्कुल, जिसने जल समाधि ली थी, सही है। सिंह विष्णु एक पल्लव राजा था, बिल्कुल सही है। तो सी जिसमें नहीं होगा वो, ये 3rd इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद है कौन सा यज्ञ एक महायज्ञ नहीं माना जाता है? तो वाजपेयी एक महायज्ञ नहीं है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और एक और यज्ञ होता है, उसको देख लीजिएगा। ये 4 प्रकार के यज्ञ हैं जो महायज्ञ माने जाते हैं।
किस स्थान पर शिवाजी की टकसाल स्थित थी? टकसाल क्या होता है? जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, उसे टकसाल बोलते हैं। रत्नगिरी, रायगढ़, पूना, कोंकण, तो क्या होगा? रायगढ़ में शिवाजी की टकसाल स्थित थी। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, इसको ध्यान से देखना है। सूची है, इसको मिलाना है। विद्वान और उनका कथन है, इन्होंने अपनी बुक में क्या कथन दिया हुआ है, ये इससे रिलेटेड है। 45 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको देखते हैं। तो कि पार्शियल स्पीयर है, तो यहाँ पे है कि मनसबदार से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इन्होंने कहा है कि मनसबदारों को कुलीनों में भी कुलीन के रूप में इन्होंने परिभाषित किया, पर्सिवल स्पीयर ने। ठीक है, इस तरह से ये 4th नंबर सही हो जाएगा। बी का 1 होगा। डगलस स्टेट कहते हैं कि मनसबदारी प्रणाली एक राजनीतिक समझौता था। ठीक, उसके बाद स्टीफन ब्लैक बोलते हैं कि मुगल साम्राज्य को पित्रात्मक नौकरशाही साम्राज्य के रूप में इन्होंने परिभाषित किया। और जॉन एफ रिचर्ड्स बोलते हैं कि मनसबदारी में इस्लामिक कॉर्पोरेट सैन्य प्रणाली की शब्दावली का अनुकरण किया गया। ठीक है, तो ये आपके करेक्ट आंसर थे। किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? भीकाजी कामा, एस.एस. राणा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, वी.डी. सावरकर। आप सभी को पता होगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने यहाँ पे स्थापना की थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है। G.W. लैटनर संस्थापक और संगठन है। सत्यानंद अग्निहोत्री, तुलसीराम और आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, अभी इसी से क्वेश्चन आया था। तो G.W. लैटनर जो है कि अंजुमन पंजाब के जो है कि संस्थापक है। सत्यानंद अग्निहोत्री देव समाज, तुलसीराम राधा स्वामी सतनंग और आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज। तो इस तरह से 4th इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पाल शासन काल में हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। 4 घटनाएं दी है कि पालो ने कलिंग और कामरूप के विरुद्ध अभियान चलाया। पालो द्वारा प्रसिद्ध गदाधर मंदिर का निर्माण किया गया। पालो द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। स्वरदीप के राजों द्वारा निर्मित विहार के लिए पालो द्वारा 5 गांवों का दान दिया गया। पालो ने कवर्तों के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। तो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे सी सबसे पहले आएगा और ऑप्शन में ये 3rd इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 48 यहाँ पे सी सबसे पहले होगा, फिर आपका डी आएगा, फिर आपका बी आएगा, फिर ई आएगा और ए आएगा। ठीक, चलिए। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस शहर का नाम बदलकर सुल्तानपुर किया गया था? वारंगल, देवगिरी, मैसूर और मदुरै। तो ये हो जाएगा वारंगल का नाम मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे कहा जाता है प्रिंस ऑफ मनीयर्स, धनवानों का राजकुमार, जिसे पागल कहा जाता है, पिचासू कहा जाता है, उसके बारे में ये कथन है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है, उसकी पहचान करें। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन, राज्य सचिव लॉर्ड सलिवरी के बीच गोपनीय गठजोड़ का अन्य उदाहरण था, बिल्कुल सही है। लिटन ने स्वीकार किया कि यह उपाय नाम मात्र का विधायी और वस्तुतः कार्यपालिक कृत्य था, बिल्कुल सही है। ठीक, उसके बाद है कि विधायी परिषद में बहस के दौरान अधिकांश यूरोपीय अनाधिकारिक सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया था, बिल्कुल गलत है। विधायी परिषद में विधेयक पारित होने के बाद गवर्नर जनरल ने अपनी सहमति देने में लंबा समय लिया था, गलत है। वर्नाकुलर प्रेस को हाइड्रा बताते हुए लीटर ने इसे एक अकस्मात झटके द्वारा एक्ट के माध्यम से समाप्त करने का इरादा किया था, बिल्कुल सही। इस तरह से 4th इसका करेक्ट आंसर है, ए बी ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक उद्यमों को कालक्रम से व्यवस्थित करिए कि कब उनके कौन से कारखाने स्थापित हुए, इसकी उसके ऊपर है। ठीक है, मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा कारखाने की स्थापना, सूरत में प्रथम अंग्रेज कारखाना आरंभ, हुगली में अंग्रेज कारखाना आरंभ, पुलिकट में डच कारखाना खोला जाना और सूरत में डचों द्वारा कारखाना स्थापित किया जाना, इनको क्रम से हमें लगाना है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपका पुलिकट में डच कारखाना खोला जाएगा, फिर मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा इनका पहला कारखाना खोला जाता है, फिर सूरत में खोला जाएगा इनका प्रथम अंग्रेजों द्वारा कारखाना। ठीक है, जब जहांगीर उसे आदेश दे दिया इनको, फिर चौथा सूरत में डचों द्वारा कारखाना स्थापित किया जाएगा और लास्ट में हुगली में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सेकेंड आंसर सही है। अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है? तो किसमें है? 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है। ठीक है, शब्द कमीन, महीन, किरपास और खाना छाप किससे संबंधित है? आभूषण, नील, वस्त्र, जूट या पटसन। तो ये वस्त्र से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा।
अब फिर से आपका क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कि अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित करिए। खानदेश का आक्रमण, आगरा में प्रथम जेसुइट मिशन, फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फिर उसके बाद हो जाएगा आगरा में फिच का आगमन और कश्मीर का अधिग्रहण। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे फिच, विलियम फिच की बात हो रही है, तो ये जहांगीर के समय आएगा और कश्मीर का अधिग्रहण भी उसी के समय हुआ है, तो डी ई सबसे लास्ट में आएगा। अगर हम देखें तो इस तरह सी सबसे पहले फतेह सीकरी की स्थापना होगी, तो इस तरह से सी सबसे पहले होगा, फिर खानदेश का आक्रमण होगा, फिर थर्ड आगरा में प्रथम जेसुइट मिशन आएगा उसी के समय, फिर यहाँ पे आएगा फिच का आगमन होगा और फिर कश्मीर का अधिग्रहण होगा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ बाग है और उसे किसने बनवाया है उसे सम्मिलित करना है। ठीक है, राम बाग, जहरा बाग, शालीमार बाग और साहिबाबाद बाग। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो राम बाग आपका नूरजहां से संबंधित है, ए का 4। ठीक है, ये होगा थर्ड आंसर। बी का 2, यहाँ पे जहरा बाग मुमताज महल से, ठीक, उसके बाद शालीमार अकबरबादी बेगम से और साहिबाबाद जहांआरा बेगम से संबंधित है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। भारत सरकार सुशासन अधिनियम 1858 के ऊपर के पूरा स्थापन और साम्राज्य के घोषणा के बारे में किसने ये टिप्पणी की थी कि संकल्पनात्मक स्तर पर बाहरी के रूप में शासन आरंभ करने वाले ब्रिटिश अपने राजा में भारत की संप्रभुता निहित करके आंतरिक बन गए थे। ठीक, तो बर्नार्ड कोहन, थॉमस मेटकाफ, एरिक स्टोक्स और विंसेंट स्मिथ, किसने ये जो है कि पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये बर्नार्ड कोहन का स्टेटमेंट है। ठीक है, बर्नार्ड कोहन का स्टेटमेंट है। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन विष्णु कुंडिन सम्राट था? सम्राट नहीं था, गोपा वर्मन, माधव वर्मन, गोविंद वर्मन और देव वर्मन। ठीक, तो कौन नहीं था? गोपा वर्मन नहीं था। इसके बाद है फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में दारुल सफा का विकास किस प्रयोजन से किया था? कृषि ऋणों का वितरण के लिए, सभी के लिए निःशुल्क उपचार के लिए, स्थानिक प्रशासक के विरुद्ध शिकायत के लिए और आचरण विचार नियंत्रण के लिए। तो ये हो जाएगा उपचार के लिए किया गया था। दारुल सफा, दीवाने, बंदगान, बहुत सारे विभागों की स्थापना इसने, दारुल खैरात, ठीक है, खैरात मतलब दान विभाग बनाया था। तो यहाँ पे था कि निःशुल्क उपचार किया जाए सबका, इसलिए उसने बनवाया था इसको। 1857 के विद्रोह के बारे में किस इतिहासकार ने लिखा था कि 1857 से 58 की दयानिता और रक्तपात भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के जन्मदाता नहीं थे, किंतु अप्रासंगिक निरंकुशता और मध्ययुगीन केंद्रीय विचारी सामंतवाद के मरणासन अंतर्नाद थे। आरसी मजूमदार, एसपी चौधरी, के दत्ता, एसएन सेन। तो ये है आरसी मजूमदार की, जो ये भी स्टेटमेंट देते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी वो ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, ना ही क्रांति थी। ठीक है, वो उसको विद्रोह मानते। ठीक है, मतलब क्रांति नहीं थी, वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानने से इनकार करते हैं। जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। महावीर ने ब्रह्मचर्य के नियम पर बल दिया, बिल्कुल सही है। महावीर द्वारा सिखाए गए सिद्धांत पूर्व नामक 14 पुराने ग्रंथों में समाहित है। ये बहुत ज्यादा पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप बहुत बार देखेंगे नेट के एग्जाम में। पाटलिपुत्र में आयोजित संगति या सभा में 12 अंक संकलित किए गए थे, बिल्कुल सही है। भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाते थे, बिल्कुल गलत है। ठीक है, भद्रबाहु थे और आपके स्थूल भद्र थे, तो स्थूल भद्र वाले स्थूल भद्र, ठीक है, दिगंबर थे और भद्रबाहु के श्वेतांबर थे। ठीक है, याद रखिएगा, इनके श्वेतांबर थे। इन्हीं के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि वहां पे कर्नाटक में दीक्षा मतलब संन्यास ले लिया। धर्मग्रंथों का अंतिम संकलन वल्लभी में हुई और वल्लभी संगति परिषद में किया गया था, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से फोर्थ इसका सही आंसर है। 61 नंबर क्वेश्चन मैचिंग है। कृष्णा, कुबेर, पार्वती, शीतला, वैशारवन, मयून, मरियामाई, अन्नपूर्णा। ठीक है, ये जो कुछ देवियां हैं हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में, चाहे हमारे ग्रंथों में, उनके ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अगर हम लोग देखें तो कृष्णा क्या होती थी? मयून। ठीक है, कुबेर वैशारवन,
पार्वती जी को हम लोग अन्नपूर्णा बोलते हैं और शीतला को मरिया माई बोलते हैं, ठीक है। इससे फोर्स सही है। आप देखेंगे काशी विश्वनाथ जाएंगे तो वहाँ पे एक अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, तो हमारे जो धर्म है हिंदू धर्म, वहाँ पे माँ पार्वती को अन्नपूर्णा का दर्जा दिया गया, अन्न देने वाली कहा गया है, ठीक है। अब उसके बाद भारतीय संगीत के विषय में कौन सा कथन सत्य है, इसके ऊपर हमें बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है पंचम यूरोपीय मेजर स्केल के सबसे निकट सदृश्य राग है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद है आपका मेघ राग आनंद और हास्य संबंध है, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। कोशिका राग की प्रस्तुति का सबसे उचित उचित समय रात्रि है, बिल्कुल सही है। पंचम छह मूल रोगों में से नहीं है, ये गलत है, ये सही है। और दीपक राग प्रेम से संबंधित है, बिल्कुल सही है, तो बी नहीं होगा, इस तरह से थर्ड इसका सही आंसर है। इसके बाद नायकों के बारे में कौन से कथन सही है। नायक नायब इन सबका नाम आप हमेशा मिडवल हिस्ट्री में देखने को मिलेगा, मुगल में और यहाँ पे विजयनगर में। तो नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में लगभग 300 नायक थे, बिल्कुल सही है। नुनीज के अनुसार वे भूमि के स्वामी नहीं थे, गलत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद स्टेन के अनुसार नायक अपने स्वयं के अधिकार में क्षेत्रीय शक्ति थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके बाद है आपका तमिलनाडु में नायक शासन आरंभिक 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक कायम रहा, बिल्कुल गलत है। सेनजी, तंजाउर और मदुरै 3 प्रमुख नायक थे, बिल्कुल सही है, एसी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपका कौन सा कथन 1859 में 1859 में नादिया, मुर्शिदाबाद और पावना में हुए नील विद्रोह से के संबंध में सत्य है, ठीक है। तो इसमें शिक्षित मध्यम वर्ग और कुछ यूरोपीय मिशनरियों का हस्तक्षेप देखने को मिला था, बिल्कुल सही है। दीनबंधु मित्रा का प्रख्यात उपन्यास नील दर्पण नील किसानों की दुर्दशा से प्रेरित था, बिल्कुल सही है। माइकल मधुसूदन दत्ता द्वारा नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, बिल्कुल सही है। रेव जिम्स लीग ने माइकल मधुसूदन दत्ता के नील दर्पण के अंग्रेजी अनुवाद का प्रकाशन किया, बिल्कुल सही है। सोम प्रकाश और हिंदू पैट्रियट जैसे समाचार पत्रों ने नील किसानों से जुड़े मुद्दे को कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से देखें ये गलत हो जाएगा, तो इस तरह से ए बी सी डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ई गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1921 में देशद्रोह के आरोप पर न्यायालय विमारण के दौरान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने निम्नलिखित बयान दिया था। भारत भारतीयों का है, अतः हम स्वतंत्रता की मांग करते हैं कि ब्रिटिश हमारे प्यारे देश पे अपना निरंकुश शासन चला रहे हैं, यह बात सभी अधिकार देता है, यह बात सभी जानते हैं। कौन ऐसा कानून है जो किसी एक देश को अन्य देश पर शासन करने का अधिकार देता है। हम पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाहते हैं, जब तक हमें यह प्राप्त नहीं कर लेते हम शांति से नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो ये एक क्रांतिकारी कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा अधिकार है, ऐसा कौन सा कानून है जो ये हक देता है कि कोई दूसरा देश हमारे देश पे अधिकार करे, और हमें जब तक पूरा स्वतंत्रता नहीं मिलेगी इससे हम कुछ भी नहीं लेंगे, इससे कम हम कुछ भी नहीं लेंगे। और ये कह रहे हैं केशव बलिराम हेडगवार, ठीक है, जो स्वयंसेवी संघ के संस्थापक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, आजीविकों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये जो है कि क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे है आजीविक संप्रदाय का उद्भव उसी समय हुआ था जब बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था, ठीक है, बिल्कुल सही है। आजीवक तपस्वी थे जिन्होंने कठोर अनुशासन का पालन किया, बिल्कुल सही। इसी में माखली पुत्र गोसाल भी आते हैं। आजीविकों का विश्वास था कि संपूर्ण ब्रह्मांड नियति अथवा भाग्य द्वारा अनुबंधित अथवा निर्धारित है, ये नियति के सिद्धांत पे विश्वास करते थे। आजीविकों का कोई ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध नहीं है और हम उनके बारे में जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो बौद्ध और जैन साहित्य में से पुनर्सृजित किया गया है, बिल्कुल सही है, ठीक। दक्षिण भारत में आजीविकों ने पुराणिक ब्रह्मांड विज्ञान के समुच्चयी सिद्धांतों का विकास किया, ये गलत है, इस तरह से इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये कालक्रम से लगाना है।
अब्दुल रज्जाक का भारत आगमन, बहमनी राजधानी का गुलबर्गा से बिदर हस्तांतरण, गुरु नानक का जन्म, जोधपुर की स्थापना, निकोलो कोंटी की विजयनगर यात्रा। अब गुरु नानक जी का बात आए तो ये बाबर के समय की बात हो रही है, ठीक है, 1400 ईस्वी की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले आपका आएगा निकोलो कोंटी का विजयनगर यात्रा, जब आपको देवराय के समय आएगा, ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बहमनी राज्य की गुलबर्गा स्थानांतरित होगा। ठीक, उसके बाद अब्दुल रज्जाक आएगा, भारत आगमन करेगा। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे तो जोधपुर की स्थापना होगी और गुरु नानक का जन्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका सही आंसर है। ये क्या, वेट, हाँ, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में हिंदू महासभा और इसके नेताओं द्वारा उपदेशित किए गए पुनरुत्थान के विचारों के संबंध में कौन सा सही है। ठीक है, ए बी सी डी, 5 हमारे पास जो है कि ऑप्शन, उसमें से कोई एक बताना है। ठीक है, ये थोड़ा सा बहुत लंबा हो गया है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, संगठन और इसके नेताओं ने हिंदुओं के भौतिक विनाश और संख्यात्मक कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर AMR जायकर ने मोपला दंगों को भारतीय राष्ट्रवाद का काला अध्याय कहा, हालांकि उन्होंने हिंदुओं को संगठित करना सिखाया, बिल्कुल सही है। ठीक, उसके बाद है आपका 1929 में हिंदू महासभा के सूरत अधिवेशन ने हिंदुओं से अहिंसा अपनाने और स्वराज प्राप्ति के लिए गांधीवाद रीतियों का अनुसरण करने का आह्वान किया, ये गलत है। BS मुंजे ने सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, बिल्कुल सही है। BS मुंजे ने सैनिक विद्यालय शुरू करने के प्रयास निधियों की कमी के कारण असफल हो गए, ये गलत है। इस तरह से सेकेंड इसका सही आंसर है 68 का। निम्नलिखित संगठनों, यहाँ पे निम्नलिखित संगठनों को 1876 से 85 के बीच गठित किए जाने के कालक्रम में लगाइए। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और इंडियन लीग। ठीक है, बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले देखेंगे 1800 के करीब 70 में, 1867 से 70 के करीब पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना होगी, फिर इंडियन लीग की स्थापना होगी। ठीक है, उसके बाद 75 में, फिर उसके बाद 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होगी। ठीक है, थर्ड, फिर उसके बाद आपका मद्रास महाजन सभा की स्थापना होगी, फोर्थ, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 85 के करीब आपका होगा, और ये पहला इसका सही हो गया। बहुत ज्यादा बार ये जितने भी आपके थे इनको याद कर लीजिएगा, जितने भी ये सारे थे, ये कम से कम हर एग्जाम में 4 से 5 बार पूछे हुए क्वेश्चन है। तो जितने भी ये सभाएं संगठन दी हुई थी उनको जरूर से आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो 1780 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश ने मालवा पर आक्रमण का निर्णय लिया था, तब कौन सा मराठा नेता बचाव के लिए आया था? महादी सिंधिया, दौलतराव सिंधिया, यशवंत राव होलकर और मल्हार राव होलकर। तो महादी सिंधिया जो है कि आए थे। उसके बाद है यादवाभ्युदय अथवा भगवान कृष्ण का जीवन की रचना किसके द्वारा की गई है? वेदांत देशिक, रामानुजाचार्य, अप्पया दीक्षित और विद्या माधव। किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी? ठीक है, तो ये हुआ था वेदांत देशिक के द्वारा। अब रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित घटनाओं को कालक्रम से लगाना है। रैयत का मतलब होता है किसान, जो कि एक आप देखेंगे भू राजस्व व्यवस्था थी जो कि हमारे उत्तर भारत में आया था। ठीक है, तो 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बड़ा महल में रेतवाड़ी का, सॉरी, मद्रास में 30 वर्षीय बंदोबस्त के साथ सुदृढ़ प्रणाली का सूत्रपात, बड़ा महल में रेतवाड़ी प्रयोग, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रेतवाड़ी प्रयोग की शुरुआत, मद्रास उत्पीड़न आयोग प्रतिवेदन, R.K. पिंगल द्वारा किया गया भूमि सर्वेक्षण। इसको आप क्रम से लगाना है। सबसे पहले 12 महल में इस भूमि व्यवस्था को लागू किया गया था मद्रास के 12 महल जिले में, फिर इसको बॉम्बे में लाया गया था। ठीक है, सभी लोग बताइए किसने रेतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था? उसके बाद R.K. पिंगल ने इसका भूमि सर्वेक्षण किया और मद्रास उत्पीड़न आयोग का प्रतिवेदन हुआ, और इसके बाद अब लास्ट में होगा मद्रास में 30 वर्षीय बंदोबस्त के साथ सुदृढ़ प्रणाली का सूत्रपात हुआ। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको लगाना है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ये बताना है।
चाहमान अथवा चौहान के बारे में कौन सा कथन सही है? चौहान शासक विग्रह राज ने चित्तौड़ पर कब्जा किया, गलत है। विग्रह राज ने तोमर शासकों से दिल्ली का अधिग्रहण किया, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज तृतीय ने चंदेलों के विरुद्ध अभियानों का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज तृतीय ने मुइजुद्दीन के विरुद्ध विद्रोह में भाग लिया, बिल्कुल सही है। विग्रह राज गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय से पराजित हुए थे, बिल्कुल सही है। इस तरह से सेकेंड आंसर सही होगा, एक गलत है, बाकी सब सही है। पुराणों में सातवाहनों को क्या कहा गया? सातकर्णी, आंध्र, परशुराम, साल्वेयन। तो आप सभी को पता होगा कि इनको किस नाम से जाना जाता है? आंध्र, आंध्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मैचिंग है अपोह, सलाका पुरुष, देवर, दासी, माया, अभिनव गुप्त, शैव मत, वीरशैव, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इनको हमें मैचिंग से लगाना है। चलिए इसको देखते हैं। अपोह का हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म, ठीक है। उसके बाद सलाका पुरुष का हो जाएगा आपका जैन धर्म, देवदस्यिमा का हो जाएगा आपका वीरशैव और अभिनव गुप्त शैव मत। इस तरह से सेकेंड आंसर सही है। उसके बाद मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उलेमा को आमंत्रित किया गया और उन्हें सार्वजनिक महत्व प्रदान की गई थी? कलकत्ता सत्र 1912, कराची सत्र 1907, दिल्ली सत्र 1918 और लाहौर सत्र 1940। तो ये मुस्लिम लीग के जो सत्र होते थे उसके ऊपर बात की जा रही है, तो वो हो जाएगा दिल्ली सत्र 1918। किस शासक के शासनकाल में संगीत विषयक प्रसिद्ध कृति तोहफातुल हिंद की रचना की गई थी? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और बाजीराव प्रथम। किसके समय में इस ग्रंथ की रचना की गई थी? तो औरंगजेब, जिसने संगीत को प्रतिबंधित कर दिया, जिसने इतिहास को प्रतिबंधित कर दिया, जिसने नाच गाने को अपने दरबार में बंद कर दिया, जिसने सब चीजों को बंद किया, उसी के समय में सबसे ज्यादा इतिहास लिखा गया, उसी के समय में सबसे ज्यादा संगीत ग्रंथों की रचना हुई। तो ये है औरंगजेब, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया था क्योंकि इसने सब चीज को प्रतिबंधित किया था, तो सबको लगा कि ये नहीं है, लेकिन यही आंसर है। किस लेखक ने फॉरेन नोटिसेज ऑफ साउथ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? टीवी महालिंगम, के एन शास्त्री, आर कार्डवेल और के पिल्लई। तो ये कौन है? नीलकंठ शास्त्री जी ने इसकी रचना की है। भारत में निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों को कालक्रम से लगाना है: जॉर्ज मिडलहैंड, विलियम फिंच, रॉल्फ फिंच, थॉमस कोरियाट और बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। ठीक है, आप जब सबसे इजी क्वेश्चन, इसको तो आपको ईयर भी नहीं याद होगा तो भी कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले रॉल्फ फिंच अकबर के समय में आया, फिर उसके बाद जॉन मिडलहैंड आया उसी के समय में, फिर रॉल्फ फिंच जहांगीर के समय में आएगा, ठीक, और उसके बाद थॉमस कोरियाट आएगा और ट्रेवेनियर आएगा बाद में, जो जौहरी था। तो इस तरह से सेकेंड आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, जॉन यात्री और राष्ट्रीयता उनकी क्या थी? थॉमस कॉरियाट, जीन कार्डिन, प्लेसार्ट और नूनीज। ठीक है, ये सब कुछ मुगल काल के हैं और कुछ आपके विजयनगर के हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो हमेशा यूजीसी नेट पूछता है। ठीक है, तो आप देखेंगे थॉमस कॉरियाट अंग्रेज था, ठीक, और कार्डिन आपका फ्रेंच था, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे तो प्लेसार्ट आपका पुर्तगाली था, सॉरी प्लेसार्ट डच था ना, डच यात्री था, प्लेसार्ट डच था, और नूनीज आपका, एक मिनट, थॉमस कोरियाट आपका अंग्रेज था, उसके बाद कॉर्डिन आपका फ्रेंच था, ये प्लेसार्ट आपका डच था और नूनीज आपका पुर्तगाली था। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा सेकेंड आंसर सही। अब ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में हमें बताना है। 81 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको देखते हैं। गवर्नर जनरल परिषद के साधारण सदस्य की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई 1861 में, बिल्कुल सही है, भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम परिषद में चेंज किया गया था। ठीक है, और विधायन के दूसरा है बी नंबर, ये है विधायन के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में 6 से कम किंतु 12 से अधिक सदस्य जोड़े गए, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई भी विधेयक विधायी परिषद में प्रस्तुत की जा सकती है, बिल्कुल गलत है। गवर्नर जनरल को आपातकाल में अपनी परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, जिनकी वैधता अधिकतम 6 माह तक थी, बिल्कुल सही है। और गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त किए बिना विधायी परिषद द्वारा पारित कोई भी एक्ट वैध नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से बी सही है।
इसके बाद मैचिंग है दीनबंधु मित्रा, राधानाथ राय, मधुसूदन राय, लक्ष्मण मोरेश्वर, और महायात्रा, वसंत गाथा, नील दर्पण, मुक्तामाला। अब देखिए अभी जो बच्चे अगर उनको नहीं पता हुआ कि नील दर्पण किसकी, तो अभी जस्ट ऊपर ही क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा एग्जाम टाइम में आपको अपना माइंड एक्टिव रखना है ताकि आप इसको कर सके, क्योंकि पहले इसका जिक्र हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो दीनबंधु मित्रा का क्या है, नील दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 है। ठीक, उसके बाद देखेंगे राधानाथ राय की क्या है, तो वसंत गाथा। ठीक है, तो ये और ये कट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है मधुसूदन राय की मुक्तामाला, और उसके बाद लक्ष्मण मोरेश्वर की महायात्रा। सेकेंड इसका सही आंसर है। गज ए सवाई क्या था, एक विशाल युद्ध टैंक, एक किला, जहाज या पोत, सवाई राजा जयसिंह द्वारा स्थापित बाजार। ये आपका CUT PG 2022 का PYQ रह चुका है, और ये क्या था, जहाज या पोत था। ठीक है, बहुत बार हमने इसको क्वेश्चन कराया हुआ है। उसके बाद है सज्जन व्यक्ति को मित्रता किसी श्रेष्ठ पुस्तक की सुंदरता के समान है। मतलब सज्जन व्यक्ति से मित्रता अगर की जाए तो कोई एक श्रेष्ठ पुस्तक पढ़ने के बराबर है। यह अपनी ताजगी नहीं खोती है, बल्कि प्रत्येक गुजरते दिन के साथ बढ़ता आनंद प्रदान करती है। जिस प्रकार गहन अध्ययन से हम किसी पुस्तक से अभिवर्धित आनंद प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति से मित्रता भी हमें उसी प्रकार का आनंद प्रदान करती है। ये कहावत हमें किस लेखन में देखने को मिलती है? अर्थशास्त्र के कौटिल्य में, मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, पंचतत्व जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है, और महाभारत जो व्यास द्वारा लिखी गई है, और तिरुकुलर जो कि तिरुवल्लुवर द्वारा लिखी गई है। तो किस ग्रंथ में इसका जिक्र है? तो ये तमिल ग्रंथ पे तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई है। शिवाजी के प्रशासन के बारे में कौन सा सही है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि शिवाजी की राजस्व व्यवस्था कैसी थी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो शिवाजी राजस्व मुक्त अनुदानों की बजाय नगद वेतन देने को प्राथमिकता देते थे। बिल्कुल सही है। उन्होंने मिरासदारों की अवैध लूट खसोट को बंद किया। बिल्कुल सही है। शिवाजी नवीन प्रणाली बनाने की बजाय वर्तमान प्रणाली को सुधारना चाहते थे। बिल्कुल सही है। चौथ भूमि राजस्व का 10वां भाग होता था। बिल्कुल गलत है, वो सरदेशमुखी होता था। सरदेशमुखी एक चौथाई भाग था जो मराठा सरदारों पर लगाया जाता था। ये भी गलत है। इस तरह से ABC इसका करेक्ट आंसर है। दोनों उल्टा दे दिया है। निम्नलिखित में से किसने 1882 में आर्य समाज का प्रथम समाचार पत्र आर्य आरंभ किया था? लाला रत्न चंद्र बेरी, लाला लाजपत राय, लाला हंसराज, लाला मुंशीराम। किसने जो है कि स्टार्ट किया था? तो ये हो जाएगा आपका लाला रत्न चंद्र बेरी। ठीक है। शिवाजी की प्रशासनिक शाखा प्रांत पन्हाल में कितने गिरि दुर्ग थे जो कोल्हापुर के पश्चिमी भाग में स्थित थे? ये क्वेश्चन है। तो 15, 14, 13, 12, तो कितने थे आपके? 13। ठीक है। हैदराबाद में शांति और अमन बहाली के लिए सितंबर 1948 में भारतीय सेना द्वारा संचालित किए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस लिली, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय। ये आपका यूजीसी नेट के बहुत पुराने पेपर में आप देखेंगे तो इसका आपको जिक्र देखने को मिलेगा, और ये आपका ऑपरेशन पोलो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन पोलो है। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट किया गया था। महात्मा गांधी की मृत्यु के लिए आप सभी लोग बताइएगा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था महात्मा गांधी संबंधित जो था? ठीक है, 89 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप में जल संभरण और प्रबंधन के बारे में सत्य है? सनीली में नहर सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल गलत है। ए नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। BCD सही है। मोहनजोदड़ो के महानगर में जलपुत्री और वितरिकाओं का प्रावधान था। बिल्कुल सही है। मेहरगढ़ में रोक बांध में साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल सही है। सोतगुई में हमें नहरी प्रणाली का अस्तित्व मिला है। बिल्कुल सही है, जो अफगानिस्तान में है। धौलावीरा में भी हमें बहुत सारा अच्छा जो है कि साक्ष्य मिला है। ठीक है। सनौली में हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। गुरुमुखी लिपि में एक पंजाबी साप्ताहिक स्वदेश सेवक किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, हरनाम सिंह और बेला सिंह। ठीक है, तो ये गुरुमुखी लिपि में लिखा गया था और किसके द्वारा किया गया था? हरनाम सिंह के द्वारा। अब 91 से 95 हमारे जो है कि ये पूरा स्टेटमेंट दिया गया है, मतलब एक पैराग्राफ दिया गया है, उसका आंसर लगाना है। इसका आंसर इसी में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंदिर के बारे में सही है? मंदिर गुफा मंदिर की एक श्रेणी है।
मंदिर एक विशाल रथ शैली संरचना है, मंदिर एक संपूर्ण एकाश्म संरचना है, मंदिर द्रविड़ शैली के चरमोत्कर्ष बिंदु को परिलक्षित करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो इसका आंसर होगा थर्ड। ठीक है, हम इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, इजी है आपका। इस मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत के द्रविड़ शैली के मंदिर में सबसे बड़ा गोपुरम इस मंदिर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें तो किस मंदिर के बारे में बात हो रही है। ब्राउन कहते हैं कि इस आधार तक पर पहुंचे खड़े इस मंदिर की पश्चिमी दिशा में सीढ़ियों द्वारा एक पोर्च तक पहुंचा जाता है और इसी जगह डिजाइनर महात्म ऊंचाई तक पहुंचा मंडल और विमान के परंपरागत संयोजन से स्पष्टतापूर्वक मुंह नहीं मोड़ा गया है, किंतु जिस रीति से सभी निश्चित और तीक्ष्ण बाह्योमुखी स्थापत्य तत्व जैसे कार्निस, प्लास्टर, नीचे पर्टिको क्रमबद्ध और कलात्मक रीति से व्यवस्थित किए गए वो दक्षता या निपुणता का संकेत है। इसके पश्चात त्रिस्तरीय सीधा स्तंभ ऊपर की ओर उभरता है जो प्रमुखता से अपने गैबल अग्र को दर्शाता है और रूपायित कुपोला से सुशोभित है तथा 95 फीट कुल ऊंचाई तक पहुंचता है, किंतु यह पूर्ण विवरण नहीं है। विमान के आधार पर प्लेटफॉर्म के व्यापक स्थल के आसपास 5 अनुषंगी श्रेणिकाएं सिरा से तराशी गई है, जिनमें से प्रत्येक मुख्य विषय का घटे हुए पैमाने पर सौम्य पुनरुत्पादन है, जिसे वे सीमा के रूप में परिलक्षित करती हैं। आंतरिक भाग में एक स्तंभ होल है जहां से प्रकोष्ठ कक्षों की ओर ले जाते हैं। यह हाल प्रत्येक चतुर्थक में 4 के समूह में 16 वर्ग कोष्ठ वाला 70 फीट गुणे 62 फीट माप का सुअनुपाती कक्ष है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो महान गरिमा के साथ एक विकर्णीय केंद्रीय दीर्घा का प्रभाव प्रस्तुत करती है। योजना के शेष भाग में 51 फीट ऊंचे 2 ध्वज स्तंभ है जो नदी के दोनों तरफ स्थित है। कलात्मक कृति का चमत्कार प्रस्तुत करते हैं जो दक्षिण स्तंभ शैली के विकास में महत्वपूर्ण चरण चिन्हांकित करते हैं। अंतरिम से संपूर्ण मंदिर की स्थापत्य सजावट इसके अवयवों को सौम्यता से प्रस्तुत करती है तथा स्मारक के ताज की भांति गौरव प्रदान करती है। कैलाश पर्वत हिलाने की रावण की हठ धर्मिता का सश्रम निरूपण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, तो किसके बारे में ये कह रहा है, तो कौन सा मंदिर के कथन के बारे में सही है? तो 91 का देखें तो थर्ड होगा, सही है। 92 का अगर हम लोग देखें तो कौन सा कथन सही है? तो इस स्थल के स्मारक जहां मंदिर स्थित है यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, बिल्कुल सही है। कौन सा कथन इसके बारे में सही है? 93 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ उल्लेखित मंदिर के अलावा बौद्ध और जैन संरचनाएं भी ऐतिहासिक स्थल पर स्थित है। और अनुच्छेद किस मंदिर को संदर्भित करता है? तो ये एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर के बारे में कथन है। ठीक है, जहाँ पे देखेंगे रावण की हठ धर्मिता का भी चित्रण है। और यहाँ वर्णित मंदिर का निर्माण किया था, किसने किया था? तो यहाँ किया था कृष्णा प्रथम ने। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक ने। अब 96 से सवाल को देखते हैं। कौन सर्वपल्ली राधाकृष्ण द्वारा लिखी पुस्तक नहीं है? द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद, लिविंग विथ परंपराज, थॉट फॉर्म्स। कौन सा जो है कि राधाकृष्ण द्वारा लिखित नहीं है? तो थॉट फॉर्म्स नहीं लिखित है। किसने कहा था मैं ऐसे राष्ट्र से संबंधित होने में गौरवान्वित महसूस करता हूँ जिसने पृथ्वी के सभी धर्मों के उत्पीड़ितों एवं सभी राष्ट्रों के शरणार्थियों को आश्रय दिया था? ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन है और वो कहा था स्वामी विवेकानंद। इस अनुच्छेद का श्रेय किस चिंतक को दिया जाता है? स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री अरविंद और एनी बेसेंट। किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके 98 नंबर क्वेश्चन का होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अनुच्छेद का लेखक धर्मों के संघर्ष के हिंदू समाधान के बारे में आशावादी क्यों है? हिंदू धर्म सबसे प्राचीन है। हिंदू धर्म में विश्व की विभिन्न धार्मिक व्यवस्थाओं को समान धरातल पर लाने का प्रयास किया है। हिंदू धर्म में लोकतंत्र की भावना विद्यमान है। हिंदू धर्म आत्मा के महत्तम विश्वास करता है। ठीक, तो ये हो जाएगा हिंदू धर्म लोकतंत्र की भावना विद्यमान है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, पुस्तक है एंशिएंट विजडम का लेखक कौन है? एनी बेसेंट, भगवान दास, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और लाला लाजपत राय। तो वो है एनी बेसेंट। तो इस तरह से यूजीसी नेट जून 2025 के हमने 100 क्वेश्चन को, हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन को देख लिया। हमने दिसंबर और जून का जो एक साल में 2 पेपर होते हैं उन दोनों के डिटेल सोल्यूशन के हिस्ट्री के पेपर को देख लिया है। जल्द ही हम और भी जो पेपर्स हैं उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे तो चैनल पे बने रहिएगा। आप अगले नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी क्वेरी हो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।